एक ऐसा शेर जो बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गया, जिसे अपनी जान बचाने के लिए अनजान जगहों पर भटकना पड़ा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था, क्योंकि एक दिन वही छोटा सा शेर जंगल का सबसे बड़ा राजा बनने वाला था। यह कहानी है मुफासा की, जिसके सफर में दर्द भी था और एक ऐसी दोस्ती भी जो हमेशा के लिए मिसाल बन गई। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी जानवर सिम्बा के बुलाने पर एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं। उसी दौरान सिम्बा एक खुशखबरी सुनाता है और सभी जानवरों से कहता है कि बहुत जल्द उनके बीच एक नया मेहमान आने वाला है। यह सुनकर सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सिम्बा की पत्नी नाला एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें नाला दिखाई देती है, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में प्राइड लैंड से दूर निकल जाती है। कुछ समय बाद नाला को एक सुरक्षित जगह मिल जाती है और वह सिम्बा के आने का इंतजार करने लगती है। उधर सिम्बा भी किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। दरअसल सिम्बा अपने बचपन के दोस्तों को इसलिए बुलाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी कियारा की देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत होती है। सिम्बा उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कियारा का अच्छे से ख्याल रखना, उसे डराना मत और अपनी अजीबो गरीब कहानियां सुनाकर उसे परेशान भी मत करना। इसके बाद सिम्बा अपनी बेटी कियारा से कहता है, बेटी मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारी माँ को लेकर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम टिमोन और पुम्बा के साथ रहना। यह कहकर सिम्बा नाला को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन सिम्बा के जाते ही टिमोन और पुम्बा उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। दोनों मजाक करते हुए कहते हैं कि आखिर में उन्होंने ही मिलकर स्कार को हराया था। ये सुनकर कियारा कहती है, स्कार को तो मेरे बाबा ने मारा था। लेकिन टिमोन और पुम्बा उसे कहते हैं, तुम्हारे बाबा ने शायद तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। अब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश के साथ तूफान शुरू हो जाता है। ये देखकर कियारा डर जाती है। तभी वहाँ रफीकी आ जाता है। रफीकी को देखकर कियारा बहुत खुश होती है और उसके पास जाकर कहती है, माँ और बाबा मुझे छोड़कर चले गए हैं। रफीकी उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं, वह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इसके बाद रफीकी कियारा को उसके दादा मुफासा की कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि मुफासा जिस जगह रहता है वहाँ पानी की कमी के कारण सूखा पड़ा हुआ है। पूरा इलाका बंजर हो चुका है और खाने के लिए शिकार भी नहीं बचा होता। इसी दौरान छोटा मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है। तभी वह अपनी माँ अफिया से पूछता है, वो रोशनी क्या है? अफिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो उम्मीद है। फिर वह मुफासा को बताती है कि उस रोशनी के पार आखिरी बादलों के पीछे एक जगह है जिसे मिलेले कहते हैं। वहाँ खाना, पानी और वह हर चीज मौजूद है जिसकी तुम्हें जरूरत हो सकती है। ये सुनकर मुफासा पूछता है, क्या हम वहाँ जाएंगे? अफिया जवाब देती है, हाँ, एक दिन हम जरूर वहाँ जाएंगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बारिश की पहली बूंद मुफासा पर गिरती है और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और बारिश का आनंद लेने लगते हैं। मुफासा भी सबके साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वहाँ एक खतरनाक बाढ़ आ जाती है। ये देखकर मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। जैसे तैसे मुफासा के पिता उसे पकड़ लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे की तरफ फेंक देते हैं। अब मुफासा अपनी माँ की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके रास्ते में एक गहरी खाई आ जाती है जिसे वह पार नहीं कर पाता। उसकी माँ उसे बार बार छलांग लगाने के लिए कहती है, लेकिन डर की वजह से मुफासा हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी अचानक एक हाथी उससे टकरा जाता है, जिससे मुफासा उछलकर सीधा नदी में जा गिरता है और पानी के तेज बहाव के साथ दूर बहता चला जाता है। अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ मुफासा अपने घर से कई मील दूर एक अनजान जगह पहुंच चुका होता है। तभी वहाँ उसे एक और शेर का बच्चा दिखाई देता है, जिसका नाम टक्का होता है। टक्का मुफासा से कहता है, अगर तुम यहाँ रुके रहे तो कोई भी तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। तभी अचानक दो मगरमच्छ मुफासा पर हमला कर देते हैं। मुफासा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और टक्का भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टक्का की माँ वहाँ आ जाती है और दोनों की जान बचा लेती है। वह टक्का को डांटते हुए कहती है, तुम बिना बताए यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इसके बाद टक्का मुफासा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है। पहले तो उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन टक्का के बार बार कहने पर वह मान जाती है और मुफासा को अपने बच्चे की तरह अपनाने का फैसला कर लेती है। फिर सभी अपने घर पहुँचते हैं। वहाँ टक्का के पिता ओवाशी मुफासा को अपनाने से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं, हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, सच्चा रिश्ता सिर्फ खून का होता है, हम बाहर से आए हुए जानवरों को अपना नहीं बनाते। और वह मुफासा को वहाँ से चले जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन मुफासा जवाब देता है, अगर मैं भागा तो आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला शेर का बच्चा हूँ। ये सुनकर ओवाशी एक फैसला करता है। वह टक्का और मुफासा के बीच एक दौड़ रखने का फैसला करता है। शर्त यह होती है कि अगर टक्का जीत गया तो मुफासा को वहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। फिर दौड़ शुरू होती है और दोनों पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगते हैं। रास्ते में मुफासा थकने लगता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता और वह काफी कमजोर हो चुका होता है। आखिर में टक्का मुफासा से आगे निकल जाता है, लेकिन
टक्का दिल से मुफासा को अपना भाई मान चुका होता है, इसलिए वह जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर देता है और मुफासा को आगे निकलने का मौका दे देता है। इस तरह मुफासा यह दौड़ जीत जाता है। ये देखकर ओवाशी बिल्कुल खुश नहीं होता और टक्का पर गुस्सा करता है, लेकिन अपनी शर्त के मुताबिक वह मुफासा को वहां रहने की इजाजत दे देता है। हालांकि वह कहता है कि मुफासा शेरों के बच्चों के साथ नहीं बल्कि शेरनियों के बीच रहेगा। ये कहकर ओवाशी गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं टक्का की मां टक्का के इस फैसले के लिए उसकी तारीफ करती है। फिर टक्का और मुफासा मस्ती करने चले जाते हैं। दोनों साथ खेलते हुए बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और दोनों साथ खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन दोनों अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में दोनों एक योजना बनाते हैं। घर पहुंचते ही सबको कहते हैं हाथियों की भगदड़ मच गई है और वे इसी तरफ आ रहे हैं, सब अपनी जान बचाकर भागो। ये सुनते ही सभी शेर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि नवान ओवाशी भी छिपने के लिए कोई कोना ढूंढने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सबको पता चल जाता है कि टक्का और मुफासा सिर्फ मजाक कर रहे थे। ये देखकर ओवाशी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो मुफासा से कहता है तुम और टक्का कभी भाई नहीं बन सकते, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह सिर्फ जनाने में है। ये कहकर ओवाशी मुफासा को वहाँ से भगा देता है। फिर ओवाशी टक्का से कहता है बेटा तुम मर्द हो, तुम्हारी जगह हम मर्दों के बीच है, तुम आने वाले कल का भविष्य हो, एक दिन तुम यहाँ के राजा बनोगे, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन टक्का कहता है मुफासा माँ के साथ शिकार पर जाता है, मुझे भी शिकार करना सीखना है। मगर ओवाशी उसे मना कर देता है और सो जाता है। दूसरी ओर इशाहमा मुफासा को शिकार करना और हवा के झोंकों से शिकार का पता लगाना सिखा रही होती है। फिर इशाहमा और मुफासा शिकार की ओर बढ़ने लगते हैं। टक्का भी उन्हें देख रहा होता है क्योंकि वह भी शिकार करना सीखना चाहता था। लेकिन अब इन लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है क्योंकि दूसरी तरफ से दो सफेद और खतरनाक शेर भी वहीं शिकार के लिए आ रहे होते हैं और धीरे धीरे इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इशाहमा को शक होता है कि आसपास कोई और भी मौजूद है। उसी वक्त मुफासा भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इशाहमा उसे सावधान करती है और मुफासा भी उन दोनों शेरों को देख लेता है। इधर टक्का भी उन शेरों को देखकर डर जाता है। तभी दोनों शेर शिकार छोड़कर इशाहमा पर हमला कर देते हैं। ये देखकर मुफासा तुरंत इशाहमा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इशाहमा देख लेती है कि टक्का भी वहाँ मौजूद है, लेकिन मदद करने के बजाय वह डरकर वहाँ से भाग रहा होता है। इधर मुफासा अकेला ही दोनों शेरों से भिड़ जाता है। तभी एक शेर इशाहमा को दबोच लेता है। यह देखकर मुफासा पूरी ताकत से उसे टक्कर मारता है, जिससे वह शेर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर दूसरा शेर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इशाहमा और मुफासा घायल हालत में घर पहुँचते हैं। ये देखकर ओवाशी बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है ये सब कैसे हुआ। तब इशाहमा बताती है दो सफेद शेरों ने हम पर हमला किया था। अगर आज वहाँ मुफासा न होता तो शायद मेरी जान भी चली जाती और टक्का हमें मुसीबत में छोड़कर भाग आया। ये सुनकर टक्का को अपने आप पर शर्म आने लगती है। वह सोचने लगता है कि वह अपनी माँ को मुसीबत में छोड़कर भाग गया। इस बात का उसे बहुत पछतावा होता है। तभी मुफासा कहता है हमें हर वक्त तैयार रहना होगा, वे फिर हमला करने जरूर आएंगे। बहती हवा बता रही है कि वे एक दिन के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ओवाशी को मुफासा की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपना एक खबरी सफेद शेरों के इलाके में भेज देता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। अब दूसरी तरफ हम किरोक्स के कबीले को देखते हैं, जहाँ वही शेर मौजूद होता है जो कुछ देर पहले मुफासा से बचकर भागा था। जिस शेर को मुफासा ने मारा था वह किरोक्स का बेटा होता है। अपने बेटे की मौत से किरोक्स गुस्से से आग बबूला हो चुका होता है। गुस्से में वह बचे हुए उस शेर को भी अपने साथियों से मरवा देता है। वहीं ओवाशी का खबरी ये सब छिपकर देख रहा होता है। ये सब देखकर वह तुरंत वापस लौट जाता है और ओवाशी को बताता है वे लोग बहुत जल्द हम पर हमला करने आ रहे हैं और उनका एक ही शेर हमारे दो शेरों के बराबर ताकत रखता है। यह सुनते ही ओवाशी तुरंत एक फैसला लेता है। अपने खून और वंश को बचाने के लिए वह टक्का को वहां से चले जाने के लिए कहता है। वह कहता है टक्का तुम किसी नई जगह जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। फिर ओवाशी मुफासा को भी टक्का के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन मुफासा मना कर देता है क्योंकि वह इशाहमा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी इशाहमा उससे कहती है उस रोशनी की तरफ देखो, उस रोशनी के आगे काली घाटियों के उस पार तुम्हारी नस्लों से भी दूर एक खूबसूरत जगह है जो बिल्कुल जन्नत जैसी है। उसे मिलेले कहते हैं। तुम्हें वहीं जाना होगा क्योंकि तुम्हारा असली परिवार आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर इशाहमा मुफासा को जाने के लिए कहती है। टक्का अभी भी अपने डर और शर्म की वजह से उदास होता है, लेकिन इशाहमा उसे समझाती है और कहती है तुम्हें भी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। आखिरकार टक्का और मुफासा जीने की उम्मीद के साथ अपने नए सफर की ओर बढ़ जाते हैं।
और कुछ देर बाद किरोक्स अपनी पूरी फौज के साथ ओवाशी के इलाके पर हमला कर देता है। किरोक्स और उसके साथी मिलकर ओवाशी और उसके साथियों को मार डालते हैं। इसके बाद किरोक्स मुफासा और तक्का के पीछे निकल पड़ता है, क्योंकि वह अपने बेटे के कातिल को हर हाल में मारना चाहता था। अब मुफासा और तक्का अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन किरोक्स उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तभी भागते भागते उनके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। अब तक्का और मुफासा चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और किरोक्स बस उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी तक्का मुफासा को लेकर खाई में कूद जाता है। दोनों एक टहनी पकड़ लेते हैं और खुश होने लगते हैं कि उनकी जान बच गई। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि किरोक्स और उसके साथी भी पानी में कूदकर उनके पीछे आ रहे हैं। ये देखकर दोनों नदी के तेज बहाव में बहते चले जाते हैं। फिलहाल के लिए वे किरोक्स के चंगुल से बच निकलते हैं। रात के समय तक्का अपनी ही तारीफ करते हुए कहता है कि उसने ही मुफासा की जान बचाई है। ये सुनकर मुफासा उसे ढीठ और खुदगर्ज समझने लगता है। तभी मुफासा को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दरअसल एक चालाक शेरनी जिसका नाम सराबी होता है, पिछले पूरे एक दिन से इन दोनों का पीछा कर रही होती है और इन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। सराबी के साथ एक पक्षी भी होता है जिसका नाम जाजू होता है। अब सराबी भी इन दोनों के साथ शामिल हो जाती है। तीनों को जोरों की भूख लगी होती है, इसलिए वे शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बड़े से पेड़ पर बंदरों का झुंड दिखाई देता है, जहाँ हमें जवान उम्र का रफीकी दिखाई देता है। यहीं से इस कहानी में रफीकी की एंट्री होती है। उस समय रफीकी के झुंड वाले उसे अपने झुंड से निकाल देते हैं, क्योंकि रफीकी आने वाले खतरे को अपने सपनों में पहले ही देख लेता था। उसने सबको पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन सब उसे पागल समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और फिर अगली ही रात चीते बंदरों के झुंड पर हमला कर देते हैं। इस बात से गुस्से में आकर झुंड के सभी बंदर रफीकी को ही मनहूस और इस खतरे की वजह मान लेते हैं और उसे झुंड से निकाल देते हैं। अब रफीकी अकेला ही अपने सफर पर आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुफासा और उसके साथी शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। तभी मुफासा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रफीकी बिल्कुल भी नहीं डरता। यह देखकर मुफासा हैरान रह जाता है। फिर वह दोबारा रफीकी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन रफीकी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। फिर मुफासा उससे कहता है, हम शेर हैं और हम तुम्हें खा जाएंगे, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? इस पर रफीकी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगा और अगर तुम मुझे खा गए तो तुम कभी भी मिलेले नहीं पहुंच पाओगे। मिलेले का नाम सुनते ही मुफासा हैरान हो जाता है। वह तुरंत रफीकी से पूछता है, तुम्हें मिलेले के बारे में कैसे पता? क्या तुम वहां जा चुके हो? इस पर रफीकी कहता है, हाँ, मैं वहां कई बार गया हूँ, लेकिन सिर्फ अपने सपनों में। यह सुनकर किसी को भी रफीकी की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी मुफासा उसके साथ चलने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अब आगे का रास्ता सिर्फ रफीकी ही दिखा सकता है। फिर रफीकी सबको आगे का रास्ता दिखाता है। चलते चलते इनके सामने काली घाटियां आ जाती हैं। अब सब सोचने लगते हैं कि आगे कैसे जाया जाए। तभी मुफासा को अपनी माँ की
वहीं सभी खुशी से मस्ती कर रहे होते हैं। तभी रफीकी को अपने सपनों में दिखाई देने वाला पेड़ मिल जाता है। उसे देकर रफीकी बेहद खुश हो जाता है। तब मुफासा उससे कहता है, इस पेड़ के पास तुम्हें तुम्हारा भाई भी दिखाई देता था ना, वह कहाँ है? इस पर रफीकी मुस्कुराकर कहता है, मेरा भाई तो मुझसे बचपन में ही बिछड़ गया था और जो भाई मुझे सपनों में दिखाई देता था वह तुम थे मुफासा। मैं तुम्हें ही अपने सपनों में इसी जगह खड़ा देखा करता था और आज मेरा सपना पूरा हो गया। तभी वहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठा होने लगते हैं। सभी जानवर मुफासा को पहचान जाते हैं क्योंकि बचपन में मुफासा इन्हीं के बीच से नदी में बह गया था। लेकिन तभी किरोस अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पहुँच जाता है और मुफासा को चारों तरफ से घेर लेता है। किरोस हंसते हुए कहता है, तुम्हारे अपने भाई की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब मुफासा को अपने भाई की असलियत का पता चल जाता है। तभी टका गुस्से में कहता है, राजा का बेटा मैं था, सराबी का प्यार मेरा था, माँ बाप का भरोसा भी मुझ पर था, लेकिन तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहते ही किरोस मुफासा पर हमला कर देता है। यह देखकर मुफासा भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। तभी पीछे से किरोस उस पर हमला करता है, लेकिन मुफासा चालाकी से किरोस को खाई में गिरा देता है। अब मुफासा को थोड़ा समय मिल जाता है। वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मुफासा कहता है, मैं हूँ मुफासा, घर आवारा। आज मैं तुम सबके सामने सीना तान कर खड़ा हूँ। मुझे पता है कि तुम सब डरे हुए हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी एक जिराफ कहता है, हम तुम्हारे साथ क्यों मरें? ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई है। इस पर मुफासा कहता है, आज ये लोग मुझे मारने आए हैं, लेकिन मेरे बाद क्या ये तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे? अगर आज तुम सब ने मेरी मदद नहीं की तो आने वाले समय में माइलेले भी खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही सभी जानवर मुफासा का साथ देने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। फिर सभी मिलकर किरोस की फौज पर हमला कर देते हैं और उन्हें जोरदार टक्कर देने लगे हैं। उधर 3 शेरनियां मुफासा पर हमला कर देती हैं। लड़ते लड़ते मुफासा एक काले गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। मुफासा मदद के लिए टका को बुलाता है, लेकिन टका उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब मुफासा अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक किरोस चट्टानों के पीछे से बाहर निकलता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ किरोस मुफासा पर भारी पड़ रहा होता है। ये सब टका भी देख रहा होता है। अब किरोस धीरे धीरे मुफासा को मारने के करीब पहुंच जाता है। तभी टका को अपना बचपन याद आने लगता है, जब वह और मुफासा साथ में खेला करते थे। ये सोचकर टका भावुक हो जाता है। तभी जब किरोस मुफासा को मारने ही वाला होता है, टका बीच में आ जाता है, जिससे मुफासा की जान बच जाती है। लेकिन टका की आंख पर गहरी चोट लग जाती है। अब टका और मुफासा दोनों मिलकर किरोस से लड़ने लगे हैं, लेकिन किरोस अब भी दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। उधर बाहर भी किरोस की फौज सभी जानवरों पर भारी पड़ने लगती है। तभी रफीकी एक मंत्र पढ़ता है। अचानक जमीन कांपने लगती है और धरती फट जाती है, जिससे कई शेरनियां उसमें गिर जाती हैं। पूरा पहाड़ टूटने लगता है और उसी दौरान वहां मुफासा का सिंहासन बन जाता है। उसी जगह जहां मुफासा और किरोस लड़ रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है। उससे जमीन टूट जाती है और मुफासा और किरोस दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन पानी में भी किरोस मुफासा पर हमला करता रहता है। तभी ऊपर से एक विशाल पत्थर पानी में गिरने लगता है। मुफासा उसे देख लेता है। जैसे ही किरोस उस पर हमला करने आता है, मुफासा उसे धक्का देकर उस विशाल पत्थर के नीचे कर देता है और इस तरह किरोस हमेशा के लिए उसी पत्थर के नीचे दबकर खत्म हो जाता है। अब मुफासा ऊपर की ओर तैरने लगता है। वहीं टक्का पानी में उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी मुफासा पानी से बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तब टक्का उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। उसी समय सराबी वहां आ जाती है। टक्का सराबी को देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद मुफासा सराबी के साथ मिलकर बाहर आता है। सभी जानवर उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। फिर सभी जानवर मुफासा के सामने झुक जाते हैं। तभी रफीकी कहता है, तुम्हारे लिए एक और खुशी इंतजार कर रही है। मुफासा पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। अपनी माँ को देखकर मुफासा दौड़कर उनसे लिपट जाता है। इतने सालों बाद अपनी माँ को देखकर वह बेहद खुश हो जाता है और आखिरकार उसका सपना पूरा हो जाता है। तभी वहाँ टका भी आ जाता है। सभी जानवर टका को राज्य से निकाल देने की बात करते हैं, लेकिन मुफासा उसे नहीं भगाता। वह सिर्फ इतना कहता है, आज के बाद कोई भी टका का नाम नहीं लेगा। इसके बाद टका अपना नाम बदलकर स्कार रख लेता है, यानी आगे चलकर टक्का ही स्कार बनता है। फिर मुफासा अपने सिंहासन पर बैठा है और राजा की तरह जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ पूरे माइलेले में गूंज उठती है। अब हम फ्लैशबैक से वापस वर्तमान में आ जाते हैं, जहां रफीकी की कहानी खत्म हो जाती है। उधर कियारा के माता पिता यानी सिम्बा और नाला वापस आ जाते हैं। उनके साथ कियारा का छोटा भाई भी होता है। अपने छोटे भाई को देखकर कियारा खुशी से झूम उठती है। वहीं रफीकी आसमान की तरफ मुस्कुराकर देखता है, मानो मुफासा आज भी उन सब पर अपनी नजर रखे हुए हों। बस इसी खूबसूरत दृश्य के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।